हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि हमारा यूनिवर्स कितने साल पुराना है। 13.8 बिलियन साल पुराना, राइट? एंड एज वी ऑल नो, बिग बैंग के तकरीबन 200 से 400 मिलियन साल बाद पहला स्टार फॉर्म हुआ था और 1 बिलियन साल बाद गैलेक्सीज। लेकिन व्हाट वी ऑल डोंट नो इज कि बिग बैंग के तुरंत बाद ही एक गैलेक्सी असल में फॉर्म हो गई थी। I mean, जब पहला स्टार फॉर्म हो रहा था तब ये वाली गैलेक्सी पैदा हो गई। नाउ हाउ कैन दैट इवन बी पॉसिबल, राइट? हम सब ये जानते हैं कि गैलेक्सीज के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जो ऑब्वियसली फॉर्म होता है एक स्टार के ब्लास्ट होने के बाद, मरने के बाद। लेकिन जब स्टार्स ही नहीं थे तो ये गैलेक्सी आखिर कैसे फॉर्म हुई? Well, 7th अप्रैल 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के एस्ट्रोनॉमर्स को एक ऐसी गैलेक्सी मिली जो शायद आज तक की ढूंढी गई सबसे पुरानी गैलेक्सी हो सकती है, जिसको उन्होंने नाम दिया HD1। साइंटिस्टों के अनुसार ये गैलेक्सी कुछ 13.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। Yes, you heard that right? जब पहला स्टार फॉर्म हो रहा था तभी के जमाने की। बट एस्ट्रोनॉमर्स को इसमें एक चीज थोड़ी सी ऑड लगी। इतनी पुरानी गैलेक्सी होने के बावजूद भी ये गैलेक्सी बाकी पुरानी गैलेक्सीज के मुकाबले कई गुना ज्यादा ब्राइट है। और कोई भी गैलेक्सी तभी ब्राइट होती है जब वो एक स्टार बर्स्ट गैलेक्सी हो, क्योंकि इस गैलेक्सी में स्टार फॉर्मेशन काफी ज्यादा एक्टिवली और रैपिडली होते रहता है। और शायद ऐसा ही कुछ इस गैलेक्सी के साथ भी हो रहा था, इसीलिए इसे भी एक स्टार बर्स्ट गैलेक्सी कहा गया। वेल, ये गैलेक्सी एक ऐसी गैलेक्सी है जिसमें नॉर्मल गैलेक्सीज के मुकाबले 103 गुना ज्यादा तेजी से स्टार्स फॉर्म होते हैं। अब थियरी वाइज तो ये बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि सारे फिजिक्स के रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं, बट स्टिल देयर इज अ कैच। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार इसके इतने ब्राइट होने के पीछे का रीजन है इसका एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस, जो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब ये तो क्लियर है कि इतनी एनर्जी बस एक ही ऑब्जेक्ट जनरेट कर सकता है, क्वेजार। बेसिकली क्वेजार एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है जिसके अराउंड गैस और डस्ट बहुत ही हाई स्पीड में रिवॉल्व करते हैं, जिसके वजह से बहुत ही हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, व्हिच इज नथिंग बट लाइट। बट अगेन, एज वी ऑल नो कि ब्लैक होल्स तो तभी फॉर्म होते हैं ना जब एक स्टार सुपरनोवा बन के फटता है, और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को फॉर्म होने के लिए और भी ज्यादा टाइम लगता है। तो फिर वही सवाल आता है कि इस गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल अगर आया तो आया कहां से? वेल, साइंटिस्ट अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक हाइपोथेसिस यहां पर जरूर है जो इसे काफी हद तक जस्टिफाई कर सकती है। शायद हम यूनिवर्स की एज के बारे में गलत थे। Yes, you heard that right? शायद यूनिवर्स एक्चुअली 13.8 बिलियन साल से भी कई ज्यादा पुराना है। Well, ये तो बस एक स्पेक्यूलेशन है, एक हाइपोथेसिस है, क्योंकि यहां पर इस हाइपोथेसिस को कंपेयर किया जाएगा अगेंस्ट कॉस्मिक इन्फ्लेशन थियरी, जो कि ये प्रेडिक्ट करती है कि बिग बैंग की असली एज कितनी है। वेल फ्रेंड्स, जब तक साइंटिस्ट इस नए हाइपोथेसिस पर काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने चांसेस है इस हाइपोथेसिस के सही होने के लिए? क्या आपको वाकई में लगता है कि यूनिवर्स एक्चुअली में कई साल ज्यादा पुराना है और बिग बैंग के कैलकुलेशंस काइंड ऑफ हमें वापस से अपडेट करने पड़ेंगे? नीचे कमेंट्स में लिखना। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये इकलौती ऐसी गैलेक्सी नहीं है जो साइंटिस्टों के बाल सफेद कर रही है। एक बड़ा प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं वो तो उस गैलेक्सी को लेकर भी है जिसमें हम रह रहे हैं। यस, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। वेल, द प्रॉब्लम इज, शुरुआत के लिए सबसे पहले चलो एक टिपिकल गैलेक्सी के शेप को इमेजिन करने की ट्राई करो। I mean, अगर आप ग्रेविटी के फंडामेंटल से वाकिफ हो तो उसका शेप या तो एलिप्टिकल होना चाहिए या स्पाइरल या फिर कोई इर्रेगुलर शेप। पर अब जरा इस इमेज को देखो, ये कुछ और नहीं बल्कि एक साधारण सी गैलेक्सी है, द फेमस कार्टव्हील गैलेक्सी। पर एक्चुअली में ये उतनी भी साधारण नहीं है, क्योंकि जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी इमेज कैप्चर की तब ऐसा देखा गया कि इसका आउटर रीजन काफी ज्यादा ब्राइट है। दैट मींस यहां पर स्टार फॉर्मेशन काफी ज्यादा रैपिडली हो रहा है। पर ये इसकी कोई पहली इमेज नहीं है और ना इसे कैप्चर करने वाला जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इकलौता टेलीस्कोप है। दरअसल साल 1941 में स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज्विकी ने अपने ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप की मदद से इस कार्टव्हील गैलेक्सी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, और उसके डिस्कवरी के कई साल बाद साल 1995 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस गैलेक्सी को पहली बार दुनिया के सामने उसके इमेज को पेश किया, जिसकी वजह से इस इमेज ने साइंटिस्टों को कार्टव्हील गैलेक्सी को स्टडी करने का एक मौका दिया। सो इट्स ग्रेट, राइट? इतना वीक टेक होने के बावजूद भी उन्होंने जो प्रेडिक्शन किए वो काइंड ऑफ सही निकले। अब आपने में भी ये काफी बार वंडर किया होगा कि साइंटिस्ट लोग
प्रेडिक्ट कैसे कर लेते हैं कि आगे क्या क्या डिस्कवरीज होने वाली है? I mean, ये हो कैसे पाता है? बिकॉज बहुत सारे साइंटिस्टों के बहुत सारे प्रेडिक्शन सटीक निकलते हैं। इनफैक्ट आप एक केपेबल साइंटिस्ट तब माने जाओगे जब आपके प्रेडिक्शन सही निकलेंगे। पर इसके पीछे का रीजन क्या है आपको पता है फ्रेंड्स? उनके फंडामेंटल्स, उनके जो कॉन्सेप्ट्स है, जो बेस कॉन्सेप्ट्स, वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और इस वजह से उन कॉन्सेप्ट्स पर बिल्ड करके वो आगे प्रेडिक्शंस काफी एक्यूरेटली बना पाते हैं। अब किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है ना, उसको मेमोराइज करना छोड़ दो, उसके फंडामेंटल्स पर फोकस करो, फंडामेंटल्स क्लियर करो। और आज के समय में आई वुड टोटली एग्री, हमारे पास अक्सर समय नहीं होता, बट यहां पर इस प्रॉब्लम को ब्रिलियंटली सॉल्व करता है कुकू एफएम ऐप, क्योंकि यहां पर कुछ किताबें हैं जैसे फॉर एग्जांपल ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग। ये फंडामेंटल लेवल पर आपको स्पेस और साइंस के बारे में सिखाती है, और साथ ही साथ आपको द स्पेस किलर बाय अमन एजे भी मिल जाएगा, जो भी एक ब्रिलियंट ऑडियो बुक है। कुकू एफएम ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप ऑडियो फॉर्मेट में 10,000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, और वो भी हिंदी जैसी रीजनल लैंग्वेजेस में। यहां पर आपको अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए सभी नॉन फिक्शन जॉनरास जैसे कि बिजनेस, साइंस, करियर, लीडरशिप, मैनेजमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी, जो भी आपको चाहिए वो सभी जॉनरा के बुक्स आपको यहां पे मिल जाएंगे ऑडियो फॉर्मेट में, रीजनल लैंग्वेजेस में। इस ऐप के साल के सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट वैसे तो 399 रुपीज पर ईयर है, पर अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करोगे या फिर मेरा कूपन कोड GS50 यूज करोगे, आपको 199 रुपीज में इसके साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। So click on the link in the description below and start building your fundamentals of knowledge. पर हबल द्वारा निकाली हुई इस इमेज में गैलेक्सी उसके इर्द गिर्द मौजूद डस्ट से एक्चुअली में ढकी हुई थी। अब क्योंकि जेम्स वेब इंफ्रारेड लाइट्स को बड़े ही आराम से डिटेक्ट कर सकता है, और इसीलिए इस गैलेक्सी के क्लियर इमेज कैप्चर करने के लिए वैज्ञानिकों ने उसी का सहारा लिया। पर एक मिनट, हबल ने तो इसके पहले भी ऐसे 10 से भी ज्यादा गैलेक्सीज को कैप्चर किया था, तो इस गैलेक्सी में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से JWST के लॉन्च होते ही उसे इस गैलेक्सी को कैप्चर करने के लिए पहली फुर्सत में यूज किया गया? वेल, द रीजन इज इस गैलेक्सी का स्ट्रक्चर। डजंट इट लुक लाइक अ जायंट व्हील? बेसिकली इस गैलेक्सी का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे डिस्कवरी के बाद खुद फ्रिट्ज विकी ने भी एक्सेप्ट किया था। अब ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है और कैसे फॉर्म होता है, ये जानना 1941 में मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त फिजिक्स की हमारी नॉलेज उतनी डेवलप नहीं थी। लेकिन अगेन आज भी मैं यही कहूंगा कि हमारा आज का मॉडर्न डे फिजिक्स भी इसे सिर्फ सरफेस लेवल पर ही एक्सप्लेन कर पा रहा है। पर अब तक जितने भी रिसर्चेस हुए हैं उससे ये बात सामने आई है कि इस गैलेक्सी के ऐसे स्ट्रक्चर के पीछे का मेन रीजन है कोलिजन। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार कार्टव्हील गैलेक्सी कई साल पहले हमारे मिल्की वे जैसे ही एक स्पाइरल गैलेक्सी थी, लेकिन 300 मिलियन साल पहले एक दूसरे गैलेक्सी के साथ हुए कोलिजन की वजह से आज इसका ये हाल हुआ है। बेसिकली इस कोलिजन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई उसने इस गैलेक्सी के सभी मैटर को उसके एक्सटर्नल पार्ट में पुश किया, जिसके वजह से इस गैलेक्सी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो गया। लेकिन नाउ विथ टाइम ये गैलेक्सी फिर एक बार धीरे धीरे अपने ओरिजिनल शेप में तब्दील हो रही है। नाउ दिस वाज इंटरेस्टिंग, बट you know what is more interesting is imagining a galaxy without dark matter. I know थोड़ा illogical sound कर रहा है, पर ये illogical लगने वाली चीज रियलिटी में यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है। जी हाँ, ब्रह्मांड में एक ऐसी गैलेक्सी भी है जिसमें डार्क मैटर ही मौजूद नहीं है, और यही रीजन है जिसके वजह से इस गैलेक्सी NGC 1052 DF2 को घोस्ट गैलेक्सी कहा जाता है। इस केस में घोस्ट है डार्क मैटर, जो हमें दिखाई तो नहीं देता, मगर साइंटिस्टों के अनुसार हर गैलेक्सी में डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, जो गैलेक्सीज के स्टार्स को आपस में बांध के रखता है। पर DF2 गैलेक्सी, इसमें एस्ट्रोनॉमर्स को ऑलमोस्ट ना के बराबर डार्क मैटर मिला है। अब अगर डार्क मैटर नहीं है यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, और बस ऐसे ही कुछ हाल इस गैलेक्सी का भी है। जस्ट लुक एट इट, मतलब इसमें स्टार्स और डस्ट तो है, लेकिन ना इसका कोई सेंट्रल बल्ज है, ना कोई स्पाइरल आर्म्स, ना कोई डिजाइन। दिस इज माइंड ब्लोइंग, राइट? कि हमारी थियरीज ने कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट किया था, और वो स्ट्रक्चर्स हमें मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कोई यूनिवर्स का छोटा सा पार्ट हो। और इस चीज पर जब एस्ट्रोनॉमर्स रिसर्च कर रहे थे, तब ये बात सामने आई कि इस गैलेक्सी के ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड होने के पीछे की वजह है अगेन कोलिजन। कई मिलियन सालों पहले दूसरे गैलेक्सी के साथ हुए कोलिजन की वजह से इस गैलेक्सी का विजिबल मैटर तो गैलेक्सी में प्रेजेंट रह गया, लेकिन क्योंकि डार्क मैटर नॉर्मल मैटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, इसीलिए उस कोलिजन ने इस गैलेक्सी के सारे डार्क मैटर को दूर उड़ा दिया, लीविंग बिहाइंड दिस बोनलेस घोस्ट गैलेक्सी। अब फाइनली आते हैं हम हमारे अपने गैलेक्सी की तरफ, जो फिजिक्स के लॉज को डिफाई करती है। यू टेल मी, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का स्ट्रक्चर क्या है? स्पाइरल, राइट? वेल, नॉट कंप्लीटली। ये तो
बस बाकी के गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करके हमने कंक्लूजन निकाला। एंड नॉट जस्ट दिस, 1920 तक तो एस्ट्रोनॉमर्स को यही लगता भी था। उन्हें इनफैक्ट ये लगता था कि हमारा पूरा यूनिवर्स हमारे मिल्की वे गैलेक्सी जितना ही बड़ा है। इट वाज ओनली इन 1924 जब एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने यह प्रूफ किया था कि मिल्की वे तो इस बड़े से यूनिवर्स का एक बस छोटा सा ही दाना है, एक छोटी सी गैलेक्सी है। एंड नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दीज इमेजेस। ये सभी फ्लैट है, मतलब स्पेस में किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के अराउंड बहुत सारी चीजें रिवॉल्व करती है, तो इन द एंड वो सभी मिलकर एक डिस्क का शेप ले लेती है। एग्जाम्पल के लिए पॉटरी मेकिंग को ही ले लो। इसमें जैसे ही क्ले के व्हील को सेंटर में रखा जाता है, वैसे ही उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस अप्लाई होने लगते हैं और उस क्ले का साइज कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। सभी डायरेक्शन में क्ले इक्वली फ्लैट होती है और इसीलिए साइंटिस्टों ने यह भी एज्यूम किया कि बस मिल्की वे के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन वी वर स्लाइटली रॉन्ग ओवर हियर। हमारा मिल्की वे पूरी तरह से फ्लैट नहीं है, लेकिन यू इमेजिन कर लो कि एक लेस के चिप्स के जैसा फ्लैट और कर्व्ड भी है। अब इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, लाइक बाकी गैलेक्सीज के साथ ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन, गैलेक्सी का रोटेशनल स्पीड, गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड स्टार्स का ऑर्बिट, और मे बी समथिंग रिलेटेड टू डार्क मैटर। पर ये तो सिर्फ स्पेक्यूलेशंस है, अभी भी इस पर ठोस हमें रीजंस मिलना बाकी है, सो रिसर्चेस जारी है। अब तक अगर देखा जाए तो हमने इस बड़े यूनिवर्स का बस एक छोटा सा ही हिस्सा एक्सप्लोर किया है। हमारे पास जितनी भी आज नॉलेज है वो हमें सिर्फ इस छोटे से हिस्से से ही मिली है। और हम जिसे मॉडर्न फिजिक्स कह रहे हैं, पृथ्वी के मामले में और पृथ्वी में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए वो तो काफी है, पर अगर यूनिवर्स के स्केल में उसे कंपेयर किया जाए तो हमारा नॉलेज अभी भी काफी प्रिमिटिव है। बट साइंटिफिक थियरीज एंड साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट to catch up and cope up with the existing and updating information and observations. And with that said, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। Get Set Fly साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो to get a yearly subscription for just 199 rupees. See you next time friends. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.